Hello students, our next topic is prism और refraction through prism. Firstly हम ये देखते हैं कि prism है क्या. आपने लेंस के बारे में जान लिया था कि लेंस में क्या होता है कि सरफेस कर्व्ड होते हैं और प्रिज्म ये है कि जिसमें दो प्लेन होंगे और दो सरफेस होंगे, दोनों ही सरफेस क्या होंगे, प्लेन होंगे और इस तरह से एक दूसरे से क्या होंगे, इंक्लाइंड होंगे. इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म. या फिर हम ये कह सकते हैं प्रिज्म क्या है, एक तरह से ट्रांसपेरेंट बॉडी है विच इज फॉर्म्ड बाय टू ट्रांसपेरेंट सरफेस. और सरफेस भी कैसे, इंक्लाइंड सरफेस, यानी टू इंक्लाइंड ट्रांसपेरेंट सरफेस है, वो मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रिज्म बनाते हैं. सो प्रिज्म है क्या, इसको टॉपिक जो है अपना है वो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रिज्म है क्या. सो फर्स्टली प्रिज्म के बारे में हम लिख लेते हैं क्या, कि प्रिज्म क्या है, एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है ना. इट इज ए ट्रांसपेरेंट बॉडी है ना, which is formed by two transparent inclined सरफेस. यानी कम से कम दो सरफेस होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और इंक्लाइंड सरफेस होने चाहिए, प्लेन सरफेस. तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म. ट्रांसपेरेंट बॉडी विच इज फॉर्म्ड बाय टू इंक्लाइंड ट्रांसपेरेंट सरफेस, फॉर्म्ड बाय टू इंक्लाइंड ट्रांसपेरेंट सरफेस. अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे इसकी शेप किसी भी तरह से हो सकती है. जैसे मैंने यहाँ एक प्रिज्म लिया इस तरह से, इसमें ये सरफेस कैसा है, एक ट्रायंगुलर है, इस साइड भी और इस साइड भी ट्रायंगुलर बन रहा है, इधर भी क्या बन रहा है, ट्रायंगुलर बन रहा है. तो आप 2D में देख रहे हैं, 3D ऑब्जेक्ट है, तो यहां से जैसे मान लीजिए रे आ रही है और यहां से निकल रही है, तो जिस सरफेस पे एक तो रे इंसिडेंट हो रही है जिस प्लेन पे, और दूसरा जिससे बाहर निकल रही है, इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल है इसको बोला जाएगा प्रिज्म एंगल. मान लीजिए इससे इंसिडेंट हो रही थी और इससे एमर्जेंट हो रही थी, तो उस केस में ये क्या होगा, प्रिज्म एंगल होगा. जनरली हम इस प्रिज्म एंगल को ए से रिप्रेजेंट करते हैं. मान लीजिए ये ऐसी प्रिज्म है और यहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है और यहां से बाहर निकल रही है. मान लीजिए यहां से इंसिडेंट हो रही है और इससे बाहर निकल रही है, तो उस केस में ये प्रिज्म एंगल होगा. और यदि ये है, मान लीजिए यहां से इंसिडेंट हो रही है और इस सरफेस से बाहर निकल रही है, यहां से इंसिडेंट हुई और यहां से बाहर निकल रही है, तो ये वाला प्रिज्म एंगल होगा. यानी जिस प्लेन पे रे इंसिडेंट हो रही है और दूसरा जिससे एमर्जेंट हो रही है, निकल रही है बाहर, इन दोनों के बीच के एंगल को ही क्या कहा जाएगा, प्रिज्म एंगल. और जनरली इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो ये प्रिज्म के बारे में. अब देखो, हमें प्रिज्म रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की स्टडी करनी है कि प्रिज्म से किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है. ये देखिए, तो टॉपिक का नाम है, ये नोट कर लीजिए, टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. अच्छा, ये दोनों जो प्लेन हैं, आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग मटेरियल के हो सकते हैं क्या प्रिज्म में. दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जो इंक्लाइंड है, क्या वो दोनों अलग अलग मटेरियल की हो सकती है, नहीं. होमोजेनियस सरफेस है, यानी एक ही मटेरियल के होने चाहिए. तो अब आप रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये हम मान लेते हैं एक हमारे पास एक प्रिज्म है इस तरह से, और यहां मैं हर एक एंगल इसका सेम लेके चल रहा हूं. ये आपके पास एक प्रिज्म है, ईच एंगल इसका क्या है, सेम है, और ये इस प्रिज्म का क्या है, बेस है.
अब मैं ये मान के चल रहा हूं यहाँ इंसिडेंट हो रही है और यहाँ इमर्जेंट हो रही है, तो इन दोनों प्लेन के बीच बनने वाले एंगल को क्या मानेंगे? प्रिज्म एंगल मानेंगे। तो देखिए यहां से मैं इसको ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूं, ये कोई रे थी इंसिडेंट रे, ये यहाँ इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होने के बाद में इसको क्या निकल जाना चाहिए था? इस तरह से स्ट्रेट निकल जाना चाहिए था। कब निकलती है ऐसे स्ट्रेट? जब क्या नहीं होता? रिफ्रैक्शन नहीं होता। लेकिन अभी यहाँ क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। क्यों होगा रिफ्रैक्शन? क्योंकि यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, ये एयर से ग्लास में आ रही है। मान लीजिए ग्लास का बना हुआ प्रिज्म, तो ये एयर से किस में आ रही है? ग्लास में आ रही है ना? तो ग्लास में आ रही है तो होगा क्या? यहाँ जो मैं ये डॉट डॉट बना रहा हूं वो बना रहा हूं नॉर्मल। ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब आप जानते हैं कि क्या? 90 डिग्री एंगल पे ये इस प्लेन के साथ में कितना एंगल बना रही है? लाइन 90 एंगल बना रही है। ये इस तरह का, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे, वो क्या है? एक नॉर्मल है। अब यहां आप ये देखें, ये जो नॉर्मल के साथ बनने वाला जो एंगल है वो तो कौन सा एंगल होगा? इंसिडेंट एंगल होगा, यानी उस एंगल को हम आई बोल सकते हैं। अब ये रे सीधी नहीं जाएगी तो क्या होगी? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, ये नॉर्मल की ओर आएगी, यानी सीधी ना जाके नॉर्मल इधर है तो नॉर्मल की ओर इस तरह से आएगी, इस तरह से चलेगी यहां तक। यहां आने के बाद में फिर से यहां क्या चेंज हुआ? मीडियम चेंज हुआ, और मीडियम चेंज होने के कारण फिर से इसको क्या होना पड़ेगा? रिफ्रैक्ट होना पड़ेगा। जैसे यह रिफ्रैक्ट होगी तो ये डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है। यह एंट्री कैसे मीडियम से कैसे मीडियम में थी? रेरर मीडियम से डेंसर, और यहाँ डेंसर से फिर से रेरर में। तो डेंसर से रेरर में जाती है तो अगेन यहाँ हम क्या बना लेते हैं? नॉर्मल बना लेते हैं। जो डॉट डॉट लाइन से मैं दिखा रहा हूं वो क्या है? नॉर्मल है। ये नॉर्मल है और ये दोनों की नॉर्मल आपस में यहां मिल रहे हैं। ये अगेन क्या आ गया? नॉर्मल। अब की बार क्या होगा? ये इस नॉर्मल से दूर जाएगी क्योंकि डेंसर से रेरर में जा रही है। डेंसर से रेरर में जाती है तो ये क्या होती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी सीधी तो जाएगी नहीं, तो किधर जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। और इस रे को हम कौन सी रे बोलेंगे? इमर्जेंट रे। ये जो रे है वो आपकी है इमर्जेंट रे, और ये जो रे है इसको बोला जाता है कौन सी रे? इंसिडेंट रे। ये आपकी इंसिडेंट रे है, और ये जो देख रहे हैं वो है इमर्जेंट रे। और ये जो डॉट डॉट दिखाया गया है, ये एंगल आप क्लियर हो गया, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस नॉर्मल के साथ में ये जो डॉट डॉट है ये क्या है? नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। ये नॉर्मल के साथ में इस इमर्जेंट रे का जो एंगल है उसको मैं बोल रहा हूं एंगल ई, यानी एंगल ई का मतलब हुआ इमर्जेंट एंगल। ये इमर्जेंट एंगल। अच्छा, अब यहाँ पे ये आप बताइए कि प्रिज्म एंगल कौन सा होगा? देखो इंसिडेंट रे इस प्लेन में है, रिफ्रैक्टेड रे इस प्लेन में है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है इस एंगल को बोला जाएगा प्रिज्म एंगल। क्लियर है? ये प्रिज्म एंगल। अब देखिए यहां से प्रिज्म एंगल तो आपको समझ में आ गया। अब आप ये कहें कि ये क्या थी? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये जो मैंने डॉट डॉट से दिखाया है वो क्या है? वो है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। कौन सी है? जो डॉट डॉट से दिखाया है वो। और ये आप इधर आगे बढ़ाएं इसको तो आपको ये दिख रहा है कि इमर्जेंट रे और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के बीच में ये जो एंगल है इस एंगल को बोला जाएगा कौन सा एंगल? डेविएशन एंगल। सो ये जो बन रहा है ये मैं डेल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो कौन सा एंगल है? डेविएशन एंगल, है ना ये। अब बात ये आती है कि इन एंगल्स को हम क्या नाम दें? ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, इनके बीच का एंगल जो है वो हम क्या कहते थे? आर कहते थे। अच्छा,
प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की यदि बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है जैसे यहां से इंसिडेंट रे गई, यहां होते हुए इमर्जेंट हो गई, यदि इस पाथ को रिवर्स कर दिया जाए, यानी रे को यहां से इंसिडेंट कराया जाए तो यहां रिफ्रैक्ट होगी और यहां से वो इमर्जेंट होगी, तो इस पाथ से इंसिडेंट रे हुई ये और रिफ्रैक्शन एंगल हुआ ये, तो आप कहेंगे ये एंगल भी आ रहा आएगा पाथ को रिवर्स कर दिया जाए तो हमने क्या कॉन्सेप्ट बना लिया कि ये कॉन्सेप्ट बना लिया कि इस एक एंगल को तो R1 नाम दे दिया और यहां जो एंगल बना हुआ है उस एंगल को नाम दे दिया R2, है ना, R1 और R2 नाम दे दिए। ये बात क्लियर होगी। अब देखिए एक बात आपको ये दिख रही है कि डेविएशन एंगल, यहां डेविएशन एंगल है क्या, रियल में ये जो डेल है क्या, इट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इन दोनों के बीच बनने वाले एंगल को कौन सा एंगल बोला जाता है, इमर्जेंट एंगल। तो यहाँ फर्स्टली आप इसके बारे में जान लें कि ये क्या है, ये जो इमर्जेंट डेविएशन एंगल है, डेल है, डेविएशन एंगल यहाँ पे जो है डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल को आपने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, या डेल से, है ना, और वो क्या है, इट इज द एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन किस किस के बीच का, बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, उसके बीच के एंगल को ही आप क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। वैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है वहां क्या काम आता है, स्नेल्स लॉ काम आता है, क्लियर है। और जब स्नेल्स लॉ काम आता है तो आप ये कहीं स्नेल्स लॉ में हमें एक तो आई की वैल्यू चाहिए होती है और एक आर की वैल्यू चाहिए होती है, दो वैल्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। जब भी हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो टू वैल्यूज है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, एक साइन आई की वैल्यू और दूसरी आर की वैल्यू। तो हमें आई और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्नेल्स लॉ को लगाने के लिए। तो आई और आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये डायग्राम क्लियर हो गया। इसमें थ्योरी में क्या लिखेंगे, कंसीडर ए प्रिज्म, है ना, हैविंग प्रिज्म एंगल ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज म्यू, है ना। क्या कंसीडर करेंगे, एक प्रिज्म कंसीडर करेंगे हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, एंड प्रिज्म एंगल ए, है ना, ये कंसीडर कर लेंगे। व्हेन इंसिडेंट रे, ये आप पूरा डायग्राम बना देंगे। इसके बाद में आपको डेविएशन एंगल के बारे में लिख देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। अब डेविएशन एंगल के बाद में मैं कह रहा हूं कि आई और आर की वैल्यू आप बताने वाले हैं। आई और आर की वैल्यू बताने के लिए देखिए, आई सबसे पहले तो मैं डेविएशन एंगल को ही बता दूं यहाँ कि जो डेविएशन एंगल है उसकी वैल्यू आप निकालें यहाँ। और डेविएशन एंगल देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये बाहर, ये इस ट्राइंगल को याद रखें आप। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं यहाँ पे बी, और इसको मैं नाम दे रहा हूं इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट का नाम सी है और इस पॉइंट का बी, आप जो भी नाम दे सकते हैं, मैंने बी और सी नाम दिया इन पॉइंट्स का। अब आप इसको मैं नाम दे देता हूं डी। आप इस ट्राइंगल में देखें, बीसीडी जो ट्राइंगल है उसमें से इस एंगल की, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपसे बात की थी, जब ये इस तरह का हो और आपको ये वाला एंगल बताना हो, ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल बताने के लिए इसके अंदर इन दोनों एंगल्स का क्या होगा, सम होगा। तो यदि ये एंगल निकालना है तो आपके पास कौन सा एंगल पता होना चाहिए, आपको ये एंगल पता होना चाहिए और आपको ये एंगल पता होना चाहिए। तो देखिए जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाला जो एंगल है ये, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो ये कंप्लीट एंगल आई है तो ये वाला कंप्लीट कितना होगा, आई होगा। ये आई है तो इसके सामने वाला कंप्लीट कितना होगा, आई, और आई में से R1 रह गया तो ये वाला जो एंगल है, ये जो मैंने मार्क किया है ये वाला एंगल, ये कितना रह जाएगा, ये कंप्लीट कितना, आई, आई में से ये कम कर दोगे R1 तो ये रह जाएगा आपके पास में I माइनस R1। सो ये जो एंगल है ये वाला वो कितना हो जाएगा, I माइनस
R1, ये जो एंगल है ये। इसी तरह से देखिए ये एंगल कितना है, E है, तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा E, और E में से इस R2 को माइनस कर दोगे तो कौन से वाला एंगल रह जाएगा आपके पास में। इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूं इस कलर से कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये कितना हो जाएगा E, ये E है तो ये कंप्लीट E होगा, और E में से ये R2 कम हो जाएगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा E माइनस R2। क्लियर? यानी ये एंगल कितना है I माइनस R1, और ये एंगल कितना है E माइनस R2। अब ये एंगल आने के बाद में आपको डेल ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल इन दोनों एंगल का क्या होगा, सम होगा। तो ये क्लियर हो गया। यानी हम डेविएशन एंगल को क्या लिख सकते हैं, ये बाहर जो एंगल बन रहा है उसको लिख सकते हैं I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो जो डेविएशन एंगल है इसको इजीली क्या लिख सकते हैं हम, ये डेविएशन एंगल होगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। डेविएशन एंगल क्या होगा I। अब देखो इसको आप क्या लिख सकेंगे, I प्लस E माइनस कॉमन ले लें R1 प्लस R2। अब देखो यहां से ये मान लीजिए आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब आपको सिंपल क्या करना है, यहां से डेल डेविएशन एंगल की वैल्यू तो आ गई, लेकिन आपके पास एक नई दिक्कत ये आ गई कि यहाँ क्या आ गई, R1 और R2 आ गए। तो R1 और R2 को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास एक ट्राइंगल है BCN, जिसके तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो R1 और R2 को एलिमिनेट करने के लिए, किसको एलिमिनेट करने के लिए, R1 और R2 को एलिमिनेट करने के लिए हम इस ट्राइंगल की हेल्प ले रहे हैं। कौन से ट्राइंगल की, फ्रॉम ये जो ट्राइंगल है क्या, BCN ट्राइंगल, इसकी बात कर रहे हैं, ट्राइंगल BCN। तो BCN ट्राइंगल से एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल N कितना होना चाहिए, 180। यानी R1 प्लस R2, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इसको नाम दे दें हम एंगल N। इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक अनदर प्रॉब्लम आ गई, जैसे हम ये कहें इसको इक्वेशन नाम दे दें 3, 2 नाम दे दें इसको, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें, तो यहाँ n आ गया। अब n को एलिमिनेट करने के लिए आपको ये पता है ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, ABNC, जिसका ये एंगल कितना होगा 90, ये एंगल कितना होगा 90, ये भी 90 और ये भी 90, और ये n और ये A, और चारों जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। सो फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल, अब हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे ABNC की। सो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल ABNC, है ना, ABNC, इसका ये एंगल तो क्या है, A है, प्रिज्म एंगल है, और ये एंगल B वाला एंगल कितना होता है 90, A प्लस 90। इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल A है, ये 90 है, और ये कितना है N है, और ये एंगल कितना है अगेन 90 है, और चारों एंगल आगे नहीं, ये 90, कैसे 90 है, क्योंकि प्लेन नॉर्मल और प्लेन के साथ में 90, नॉर्मल और प्लेन के साथ में 90, ये 90, ये 90, ये N और ये A। तो ये चारों मिल करके कितना होंगे 360, या फिर 90 और 90 180 उधर कम होगा, तो A प्लस N की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, A प्लस N की वैल्यू हो जाएगी 180। लेकिन अबव इक्वेशन से 180 की जगह क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन से देखिए A प्लस N इज इक्वल्स टू 180 की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं जो ऊपर आपके पास में है, और 180 की जगह क्या लिखा जा सकता है, जो ग्रीन से लिखा हुआ ब्लू से, ये देखिए ये लिखा जा सकता है R1 प्लस R2 प्लस N, ये लिखा जा सकता है, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है 180 की है। तो 180 की जगह आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिससे आपके पास में n से क्या कैंसिल हो जाएगा, ये n कैंसिल हो जाएगा, n से ये n कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस
R2 की क्या आ जाएगी A, यानी ये वैल्यू आएगी R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये क्लियर है, यानी हमें R चाहिए था। अब देखेंगे कि R की वैल्यू, अब ये जो वैल्यूज है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 एंड 3, 1 और 3 से 1 इक्वेशन ये है, तो आपके पास ये जो डेविएशन एंगल है वो कितना आ जाएगा, I प्लस E माइनस, इसकी जगह R1 प्लस R2 की जगह क्या रख सकते हैं, A रख सकते हैं। क्लियर है? तो यहां से आपके पास में I की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप देखिए, बट फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए, यानी एंगल की वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो, ये डेविएशन मिनिमम हो, है ना, यानी डेल m के लिए क्या, इसकी वैल्यू तो डेल m है, तो कब होता है, I की वैल्यू क्या होती है, E के इक्वल होती है। यानी मिनिमम डेविएशन हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं, जब ग्राफ आता है I और E के बीच में रिजल्ट, तब वो क्या आता है कि ये जो एंगल है वो मिनिमम कब होता है, जब I और E की वैल्यू क्या होती है, इक्वल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट इक्वल होते हैं। हम डिफरेंट वैल्यूज पे कभी I को इंक्रीज करते हैं, कभी I को डिक्रीज करते हैं, और ये एंगल मिनिमम डेविएशन एंगल कौन से केस में आया, जिस एंगल पे I और E क्या हो जाते हैं, इक्वल, ये एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है। तो ये कंडीशन होती है, अभी आप ये ध्यान रखेंगे, मैं एक्सपेरिमेंटली भी बताऊंगा कि क्यों होता है ये, अभी आप ध्यान रखेंगे। क्या मिनिमम डेविएशन एंगल के लिए, यानी डेल m के लिए, डेल की वैल्यू डेल m के लिए I की वैल्यू क्या होती है, E, तो डेल इज इक्वल्स टू I प्लस, इस E की जगह भी क्या लिख दें, I माइनस A, और यहां से ये वैल्यू मिनिमम होगी डेविएशन एंगल की, डेल m लगा देते हैं, m किसके लिए लगा रहे हैं, मिनिमम के लिए, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2I इज इक्वल्स टू डेल m प्लस A, या फिर यहां से ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, I की वैल्यू आ जाएगी डेल m प्लस A बाई 2। ये I की वैल्यू आई है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आ गई है। किसके टर्म में आई है, डेविएशन एंगल के टर्म में आई है। अब हमें R की वैल्यू और चाहिए, R की वैल्यू चाहिए, उसके लिए आप जो देख रहे हैं इक्वेशन नंबर, ये जो देख रहे हैं यहां से, ये जो इक्वेशन देख रहे हैं, ये 3 वाली जो इक्वेशन है उसको देखिए, वहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली जो इक्वेशन है इससे। क्यों, जब आप कह रहे हो कि मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन में जब क्या होता है, I E के इक्वल होता है, तो R1 और R2 ये एंगल और ये एंगल जब इक्वल होंगे, तो ये और ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 से, अच्छा, व्हेन I इज इक्वल्स टू E है, देन R1 है वो किसके इक्वल होगा, R2 के, न तो इसको R1 लिख सके न इसको R2 लिख सके, इनको क्या नाम दे दें, R नाम दे देते हैं। यानी जब I E के इक्वल होता है मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन में, तो R1 और R2 ये भी क्या होंगे, इक्वल। ये जब इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल जब इक्वल है, तो ये R1 और R2 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, जिसको आपने क्या नाम दे दिया, R नाम दे दिया। तो इस इक्वेशन से आप देखिए, कौन सी इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से देखो क्या कह रही है, ये R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A है, तो इसको भी आप क्या नाम दे दे, R, और इसको भी R इज इक्वल्स टू A। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 2R की A आई है, तो R की वैल्यू आ जाएगी A बाई 2। यानी इससे आपके पास 2 वैल्यूज आ गई, एक तो I की वैल्यू आ गई और दूसरी वैल्यू किसकी आ गई, R की वैल्यू आ गई। आपको ये भी पता है कि जब रिफ्रैक्शन की बात होती है तो I और R की वैल्यू हमें चाहिए होती है, क्योंकि स्नेल्स लॉ लगाया क्या जाता है, स्नेल्स लॉ कहता क्या है, साइन I और साइन R का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, उस रेशियो को हम कहते हैं सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में।
सेकंड मीडियम क्या है? प्रिज्म। तो प्रिज्म का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, प्रिज्म का हमने क्या मान रखा है एयर के रेस्पेक्ट में? म्यू मान रखा है। तो यहां अब हम क्या अप्लाई कर दें? स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दें। तो ये बात समझ में आ गई। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि आपने ये नोट कर ली होगी वैल्यू। आर की वैल्यू आ गई आपके पास a/2 है और आई की वैल्यू आ गई डेल m प्लस a/2 है। यहाँ कंडीशन ये लगाई है, एक्सपेरिमेंटली बताया है मैंने कि क्या जब ये जो एंगल है, ये डेविएशन एंगल जो कि किसके बीच में बन रहा है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे के बन रहा है। ये एंगल मिनिमम कब होता है? जब ये एंगल किसके इक्वल हो? इसके। इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल के इक्वल हो। तो ये कंडीशन अप्लाई की है यहाँ पे। और ये जब इक्वल होते हैं तो यहां जो देख रहे हैं R1 और R2 भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये कंडीशन ही यहां अप्लाई की गई है और दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। किसकी वैल्यू आ गई है आपके पास में? I की और R की। अब ये वैल्यूज हम रखेंगे स्नेल्स लॉ में, ये आप समझ गए। अब हम बात करने वाले हैं, यहां अप्लाई करने वाले स्नेल्स लॉ को। तो स्नेल्स लॉ से यानी यहां अभी आप क्या अप्लाई करेंगे? स्नेल्स लॉ, क्योंकि आपके पास I की वैल्यू भी आ गई है और आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है? R की वैल्यू भी आ गई है। तो अब देखिए आप फ्रॉम स्नेल्स लॉ, क्योंकि रेफ्रैक्शन जहां होता है मैंने बताया था वहां क्या लगा सकते हैं आप? स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से हम इसको कह सकते हैं क्या होता है? साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू म्यू। इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रेस्पेक्ट में म्यू ही माना हमने, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I एंड R, I की वैल्यू कितनी है? ये है डेल m प्लस a/2 डिवाइडेड बाई साइन R की वैल्यू कितनी है? a/2 है। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते? कहीं कैंसिल नहीं कर सकते आप, ये एंगल है डायरेक्ट कैंसिल ये नहीं होता, तो कैंसिल हो सकते थे ये, अब कैंसिल नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो ये क्या होगा? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो ये फॉर्मूला हम कब काम में लेते हैं? जब हमें किसी भी प्रिज्म के मटेरियल का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना हो, डेविएशन एंगल पता हो और प्रिज्म एंगल पता हो। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं? ये काम में लेते हैं साइन डेल m प्लस a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। ये है रेफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला प्रिज्म के। अब ये यदि आ गया, इसको आप एक बार नोट कर लें। अब मैं इसमें आगे मॉडिफाई कर रहा हूं थोड़ा और, इसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। जब ये एंगल स्मॉल हो, जब ये एंगल स्मॉल नहीं है तब तो ये है। अब जैसे मान लीजिए एंगल वेरी स्मॉल है, 5 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करोगे और भी स्मॉल वैल्यू आएगी, है। तो आप इसको नोट कर लिया होगा, तो नोट कर लिया तो मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं। अब देखिए आप कि यदि ये एंगल वेरी स्मॉल है और वेरी स्मॉल एंगल के लिए फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल आपको बताया था फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल, स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल की स्मॉल वैल्यू के लिए आप साइन थीटा को क्या लिखते हैं? साइन थीटा को लिखा जा सकता है थीटा। तो इस केस में साइन डेल m प्लस a/2 को क्या लिखा जा सकता है? डेल m प्लस a/2, यानी थीटा की जगह पे ये है और इसमें थीटा की जगह पे ये है। सो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वो क्या हो जाएगी? डेल m प्लस a डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई a/2, और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद में देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, है ना? ये आ गया a म्यू इज इक्वल्स टू डेल m प्लस a। बात क्लियर है? अब देखिए ये आने के बाद में यहां से हम डेविएशन एंगल निकाल सकते हैं प्रिज्म एंगल और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में। इसको कहा जा सकता है क्या?
डेविएशन एंगल डेल एम इज इक्वल्स टू ए म्यू, है ना, और माइनस ए, या फिर डेल एम इज इक्वल्स टू ए को कॉमन ले लिया जाए तो म्यू माइनस 1। तो ये जो है वो आ जाएगा आपके पास में डेविएशन एंगल। ये बात क्लियर है। डेविएशन एंगल किस पे डिपेंड करता है? प्रिज्म एंगल पे, साथ में प्रिज्म के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। यदि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स नहीं है तो डेविएशन एंगल भी क्या नहीं होगा? फिक्स नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना है। आगे हम जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ेंगे वहां पे ये फॉर्मूला काम आएगा। तो डेविएशन एंगल क्या होता है? प्रिज्म एंगल इनटू रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म माइनस 1, ये क्या होता है? डेविएशन एंगल। साथ में यहां हम एक ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं। यदि ये आपने नोट कर लिया तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखिए। डेविएशन, मिनिमम डेविएशन एंगल है वो क्या होगा? ए जहां पे कौन सा एंगल है? प्रिज्म एंगल। म्यू क्या है? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, है ना ये। अब यहां पे मैं जो डेविएशन एंगल और इंसिडेंट एंगल में ग्राफ प्लॉट बता रहा हूं, यानी एक्सपेरिमेंटली जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के भी मैं प्रिज्म का आपको अपलोड करूंगा जब लेबोरेटरी वाले उसमें, तो हम ग्राफ में पाते हैं यदि इस एक्सेस पे क्या लिया जाए? डेविएशन एंगल, और इस एक्सेस पे क्या लिया जाए? इंसिडेंट एंगल। यानी यहाँ पे ले रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल, और इस एक्सेस पे क्या ले रहे हैं हम? डेविएशन एंगल। यानी ये जो एक्सेस है ये वाला, इस पे आप ले रहे हैं डेविएशन एंगल। हमें पता है यहाँ आई की वैल्यू, ये आई ले रहे हैं इस एक्सेस पे, है ना। यहाँ पे आई की वैल्यू 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और यहाँ मान लीजिए आई की वैल्यू कितनी है? ई है। जब आई की वैल्यू ई है तब जो डेविएशन एंगल है वो क्या होता है? मिनिमम होता है। इधर आई की वैल्यू ई से कम होगी, ये आई ले रहे हैं ना आप, इस एक्सेस पे आई ले रहे हैं, डेविएशन एंगल आई ले रहे हैं, तो इधर आप जो देख रहे हैं आई की वैल्यू ई से कम होगी, और इधर आई की वैल्यू ई की वैल्यू से ज्यादा होगी। जब कम होगी तब भी डेविएशन एंगल ज्यादा होगा, और ज्यादा होगी तो भी डेविएशन एंगल क्या होगा? ये इस तरह का जो ग्राफ आता है, हमें इस तरह का जो ग्राफ मिलता है ये मिलता है। यानी डेविएशन एंगल की जो वैल्यू मिनिमम है, ये जो देख रहे हैं, ये जो डेविएशन एंगल है, इस एक्सेस पे आपने डेल लिया है, और इसकी वैल्यू मिनिमम ये है, ये मिनिमम वैल्यू है डेल एम। और ये मिनिमम कब है? जब आई की वैल्यू कितनी है? ई के इक्वल है। जब आई की वैल्यू ई से कम है तब भी डेविएशन एंगल ज्यादा होता है, आई की वैल्यू ई से ज्यादा है तब भी डेविएशन एंगल ज्यादा होता है। ये ग्राफ है, एक्सपेरिमेंटली अपन करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे आई की वैल्यू कम है तो डेविएशन एंगल ज्यादा है, आई की वैल्यू कम है ई से तो भी डेविएशन एंगल ज्यादा है, यहाँ आई की वैल्यू ई की वैल्यू से ज्यादा है तो भी डेविएशन एंगल ज्यादा है। तो मिनिमम डेविएशन एंगल कब मिलता है? जब आई की वैल्यू किसके इक्वल हो? ई के। और जब आई ई के इक्वल होता है तो उस टाइम R1 और R2 भी क्या होते हैं? इक्वल। उसको आपने क्या नाम दे रखा है? R। सो ये ग्राफ है, एक्सपेरिमेंटली हम इसको करेंगे, है ना, कि डेविएशन एंगल और इंसिडेंस एंगल के बीच में इस तरह से। तो इस ग्राफ को भी आप प्लॉट कर लें, है ना, ग्राफ को प्लॉट करिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, यदि आपने नोट कर लिया तो न्यूमेरिकल में क्या कहा गया आपको? ये कहा गया है कि प्रिज्म जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, √3 है ना। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है? √3 गिवन है। और आपको ये कहा गया है कि क्या? कि प्रिज्म एंगल और डेविएशन एंगल दोनों क्या है? इक्वल हैं। तो उस केस में आप किसकी वैल्यू बताइए? प्रिज्म एंगल की वैल्यू बताइए, है ना। लिख देता हूं मैं न्यूमेरिकल क्या पूछा है, और फिर आप उसको किस तरह से सोल्व करेंगे, है ना। क्या कहा गया है? द मिनिमम डेविएशन एंगल, द मिनिमम डेविएशन एंगल of a prism is equal to
इट्स एंगल, यानी उस प्रिज्म के एंगल के इक्वल है, इट्स प्रिज्म एंगल, यानी ए के इक्वल है। इफ द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, इफ द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म is √3, is √3, then find the value of prism angle, value of prism angle। यानी क्वेश्चन में क्या कहा गया है और क्या आपको फाइंड आउट करना है ये देखना है। तो आपको मिनिमम डेविएशन एंगल, देखो ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आपकी टेक्स्ट बुक का, इसमें बोला गया है कि मिनिमम जो डेविएशन एंगल है यानी डेल एम की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, प्रिज्म एंगल के इक्वल है। यानी प्रिज्म एंगल को अपन क्या मानते हैं, ए माना था। अब देखिए, और ये कहा गया है एंड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिज्म एंगल। यानी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू की वैल्यू है वो भी गिवन है आपको, कितनी है, √3 है। क्लियर है। अपन ये जानते हैं कि क्या म्यू की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, साइन डेल एम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 बताई थी। अपोन में ये हो जाएगा क्या, साइन ए बाय 2, ये बताया था आपको। अब आपको गिवन ये है कि ये दोनों वैल्यू क्या इक्वल है, तो डेल एम को आप क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपके पास में हो जाएगी साइन ए प्लस ए बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। ये क्लियर है। अब जस्ट हमें मैथमेटिकली सोल्व करना है इसको, a बाय 2 अपॉन 2 साइन ए होगा, ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन ए बाय 2। अब देखो इसको हम ये जानते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए cos a। उससे यदि हम करते हैं इसको साइन a को करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ये हो जाएगी क्या, साइन, ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखिए, साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। उससे यदि इसको करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 साइन a आधा हो जाएगा ना, ये इसका हाफ हो जाता है, 2a होता तो a हो गया था, तो a है तो कितना हो जाएगा, a बाई 2 cos a बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये आएगा आपके पास में क्या, 2 cos a बाई 2, और म्यू की वैल्यू आपको गिवन है क्या, √3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू cos a बाई 2। 2 को इधर ले आइए, ये आ जाएगा √3 बाई 2 इज इक्वल्स टू cos a बाई 2। यहां तक की वैल्यू क्लियर। अब देखिए cos कितने की वैल्यू √3 बाई 2 होती है, cos हमें पता है cos 30 की वैल्यू √3 बाई 2 होता है, कितने की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू। तो इससे कंपेयर करेंगे तो यहां देखो a 30 की जगह पे क्या है, a बाई 2 है, a बाई 2 की वैल्यू 30 हो गई, तो a की वैल्यू कितनी डिग्री हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रिज्म एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। नोट डाउन।